सो हेलो एवरीवन, ये चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस का 6th वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे कंपोजिशन के बारे में। ठीक है, इसमें लिखा है कंपोजिशन इन जनरल रिफर्स टू यूजिंग एन एक्सप्रेशन एज पार्ट ऑफ अ लार्जर एक्सप्रेशन और अ स्टेटमेंट एज अ पार्ट ऑफ लार्जर स्टेटमेंट। मतलब क्या, एक एक्सप्रेशन बड़े एक्सप्रेशन का, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन या बड़ा सा एक्सप्रेशन जिसमें 3-4 ऑपरेशंस हो, उसका एक छोटा सा एक्सप्रेशन यानी कि छोटा सा पार्ट, या फिर एक बड़े से स्टेटमेंट का एक छोटा सा पार्ट। इन फंक्शंस context we can understand composition as follows. The arguments of a function call can be any kind of expression. ठीक है, यानी कि फंक्शन कॉल पे आर्ग्यूमेंट्स में इस टाइप के कोई एक्सप्रेशन हो सकते हैं, जैसे कि एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम लोग पास करा दें। अ लॉजिकल एक्सप्रेशन बाद में मतलब पास करा दें, या फिर एक फंक्शन कॉल विथ फंक्शन कंपोजिशन। ठीक है, मतलब एक फंक्शन कॉल के अंदर में दूसरा फंक्शन कॉल मतलब जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि इंट ऑफ str ऑफ 52। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब str को हम लोग 52 देंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो इंट फंक्शन का इनपुट होगा। समझ गया? मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है कि पहले इसको फ्लोट में चेंज करो, यानी कि पहले हम लोग फ्लोट फंक्शन में 52.5 भेज रहे हैं, उसके बाद में जो वो आउटपुट आएगा वो उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ठीक है, द अबव एग्जाम्पल शोज यू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कॉल्स अ फंक्शन कॉल एज पार्ट ऑफ लार्जर फंक्शन कॉल। वही मतलब एक फंक्शन कॉल दूसरे फंक्शन कॉल का पार्ट है ना। मतलब ये वाला फंक्शन कॉल इस पूरे फंक्शन कॉल का पार्ट है। ठीक है, अब आते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स पे। तो the scope rules of a language are the rules that decide in which part of the program a particular piece of code or data item would be known and can be accessed therein. To understand scope, let us consider a real life situation. इसमें पूरा कि जो स्कोप रूल्स है किसी भी लैंग्वेज का, वो मतलब वो जो है डिसाइड करता है कि किस पार्ट में किस पीस ऑफ कोड या फिर डाटा का काम या फिर उसको एक्सेस कहीं पे कर सकते हैं। ठीक है, एक रियल लाइफ सिचुएशन देख रहे हैं। सपोज यू आर टूरिंग अ हिस्टोरिकल प्लेस विथ मैनी मॉन्यूमेंट्स। टू विजिट यू हैव टू बाई अ टिकट। से यू बाई अ टिकट, दैट इज टिकट 1 टू गो सी अ मॉन्यूमेंट ए। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर इनसाइड मॉन्यूमेंट ए, योर टिकट 1 इज वैलिड, but the moment you come out of monument A, the validity of ticket 1 is over. बोल रहा है कि अगर आप कहीं पे अगर मॉन्यूमेंट देखने जाते हो तो उसके लिए आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी। मान के चलते हैं टिकट 1 लेनी पड़ी है मॉन्यूमेंट ए जाने के लिए, तो वो टिकट 1 तब तक के वैलिड है जब तक कि आप मॉन्यूमेंट ए अंदर में हो, और जैसे ही आप मॉन्यूमेंट ए के बाहर निकलते हो तो टिकट 1 की वैलिडिटी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। यू कैन नॉट यूज़ टिकट 1 टू विजिट एनी अदर मॉन्यूमेंट। टू विजिट मॉन्यूमेंट बी यू हैव टू बाई अनदर टिकट, से टिकट 2। सो वी कैन से दैट स्कोप ऑफ टिकट 1 इज मॉन्यूमेंट ए एंड स्कोप ऑफ टिकट 2 इज मॉन्यूमेंट बी। बोल रहा है कि अगर आपको दूसरे जगह यानी कि दूसरे मॉन्यूमेंट देखने के लिए जाना है, यानी कि अगर मान के चलते हैं मॉन्यूमेंट बी देखना है तो हम लोग को दूसरी टिकट खरीदनी पड़ेगी। मान के चलते हैं टिकट 2, वहाँ पे हम लोग टिकट 1 नहीं लगा सकते। तो इस पर मतलब ये वाले एग्जांपल से ये पता चलता है कि टिकट 1 जो है वो मॉन्यूमेंट ए के लिए, टिकट 2 जो है वो मॉन्यूमेंट 2 के लिए, मतलब मॉन्यूमेंट बी के लिए है। Say to promote tourism, the government has also launched a city-based ticket, say ticket 3. A person having city-based ticket can visit all the monuments in that city. So we can say that
The scope of ticket 3 is the whole city and all the monuments within city including A, monument A and monument B. तो बोल रहा है कि अगर मान लो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट एक नया सिटी बेस्ड टिकट निकालती है टिकट 3 को, तो उसमें क्या होता है कि आप जो है सिटी में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि टिकट 3 को हम लोग मॉन्यूमेंट ए में भी लगा सकते हैं और मॉन्यूमेंट बी में भी लगा सकते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्कोप इन टर्म्स ऑफ पाइथन. In programming terms, we can say that scope refers to the part of program within which a name is legal and accessible. तो प्रोग्रामिंग के टर्म्स में स्कोप का मतलब होता है कि वो पार्ट ऑफ प्रोग्राम जिसमें वो नाम जो है वो लीगल है या फिर एक्सेसिबल है. If it seems confusing, I suggest you read on the following lines and examples and then reread this section. तो रीरीड तो नहीं करेंगे हम लोग, पर आगे बढ़ते हैं. There are broadly two kinds of scopes in Python as being discussed below. पहला होता है global scope. A name declared in top level segment main of program is said to have a global scope and is usable inside the whole program and blocks, function or other blocks contained within the program. तो एक नाम एक वेरिएबल या मतलब एक वेरिएबल जो टॉप लेवल सेगमेंट में हो यानी कि मेन में हो प्रोग्राम के, उसको बोलते हैं ग्लोबल स्कोप. और उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम में, यानी कि उसको हम लोग ब्लॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. Compare with real life example given below, we can say that ticket 3 has global scope within a city as it is usable in all blocks within the city. तो जो हमारा टिकट 3 था हमारे एग्जाम्पल में, वो होगा ग्लोबल स्कोप पूरे सिटी के अंदर में, और जो कि यूजेबल है पूरे ब्लॉक्स सिटी के अंदर में, यानी कि सभी मॉन्यूमेंट्स में. लोकल स्कोप आता है दूसरा. A name declared in a function body is said to have local scope, that is it can be used only within this function and the other blocks contained under it. The names of formal arguments have local scope. मतलब क्या, जो नाम डिक्लेयर हो फंक्शन बॉडी में उसको बोलते हैं लोकल स्कोप, यानी कि फंक्शन और उसके अंदर में जितने भी ब्लॉक्स हैं उसके लिए. और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स है यानी कि पैरामीटर्स, जो हम लोग फंक्शन डेफिनेशन में पैरामीटर्स देते हैं, वो भी लोकल स्कोप में आते हैं. कंपेयर विथ रियल लाइफ एग्जांपल गिवन अबव, वी कैन से दैट टिकट 1 एंड टिकट 2 हैव लोकल स्कोप्स विद इन मॉन्यूमेंट ए एंड मॉन्यूमेंट बी रेस्पेक्टिवली. टिकट 1 था वो सिर्फ मॉन्यूमेंट ए के लिए था, टिकट 2 था वो मॉन्यूमेंट बी के लिए था, ठीक है. ये होगा लोकल स्कोप. Local scope can be multi-level. There can be an enclosing local scope having a nested local scope of an inside block. All this would become clear to you in coming lines. तो मतलब यार एक लोकल स्कोप भी हो सकता है, उसके अंदर नेस्टेड लोकल स्कोप भी हो सकता है, उसके अंदर में इनसाइड ब्लॉक में भी हो सकता है. मतलब जो है कि आप एक ब्लॉक के अंदर या एक फंक्शन के अंदर में कर रहे हो, वो एक लोकल स्कोप है, और हर ब्लॉक के लिए अलग अलग लोकल स्कोप हो सकता है, ठीक है. फिर एक एग्जांपल है स्कोप के लिए, ठीक है. कंसीडर द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम. प्रोग्राम 3.1 ऑफ सेक्शन 3.4 यही होगा. हाँ, ये जो हम लोग पहले कैल्क सम करके बनाए थे ना, वो है, ठीक है. अब इसमें वही 2 नंबर इनपुट लेता है और उसके बाद में फिर उसको ऐड करके उसको प्रिंट कर देता है. A careful look on the program tells that there are 3 variables num1, num2 and sum defined in the main program and 3 variables x, y, z defined in the function calcsum. So as per definition given above, num1, num2 and sum are global variables, and here and x, y, z are local variables local to function calcsum.
अब देखो, जो num1 है, num2 है और sum है, वो ग्लोबल स्कोप है, मतलब वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और x, y और जो z है ये लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। Let us now see how there would be different scopes for variables in this program by checking the status after every statement executed. We will check the status as per the flow of execution of above program. Flow of execution से देखेंगे। लाइन 1 में हम लोग एनकाउंटर किए तो डेफ था, तो इसलिए जो 2 और 3 लाइन थी वो इग्नोर हो गई। फिर लाइन 4 आया, यानी कि मेन का फर्स्ट लाइन, एग्जीक्यूशन बिगिंस एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, num1 इज एडेड टू दिस एनवायरनमेंट। ग्लोबल एनवायरनमेंट में num1 डाल दिए हम लोग जिसकी वैल्यू 3 थी। फिर लाइन 5 यानी कि मेन का सेकेंड लाइन, num2 इज ऑल्सो एडेड टू द ग्लोबल एनवायरनमेंट, यहाँ पे num2 भी डाल दिए जिसका वैल्यू 7 है ग्लोबल एनवायरनमेंट में। फिर लाइन 6 यानी कि मेन का थर्ड लाइन, यहाँ पे calc sum इन्वोक हो रहा है, सो लोकल एनवायरनमेंट फॉर calc sum इज क्रिएटेड। एक लोकल एनवायरनमेंट बन रहा है calc sum के लिए, जिसमें पैरामीटर्स हैं x और y जो बने हैं एंड लोकल में लोकल एनवायरनमेंट calc sum के लिए x और y बना है, ठीक है। फिर लाइन 2 यानी कि calc sum का फर्स्ट लाइन, वेरिएबल z इज क्रिएटेड इन द लोकल एनवायरनमेंट, z बना जिसका वैल्यू आया 3 + 7 10 लोकल एनवायरनमेंट calc sum के, ठीक है। फिर आता है लाइन 3 calc sum का सेकेंड लाइन, वैल्यू ऑफ z इज रिटर्न टू कॉलर, रिटर्न एंड्स द फंक्शन एज आफ्टर सेंडिंग द वैल्यू ऑफ s टू कॉलर इन वेरिएबल sum when control is back to main का थर्ड लाइन, the local environment is removed and so all its constituents। तो z की वैल्यू जो है वो रिटर्न हो रही है कॉलर फंक्शन, मतलब कॉलर फंक्शन को, और जो s का वैल्यू है उसको हम लोग सम में डाल रहे हैं, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट के सम में डाल रहे हैं। और जो लोकल एनवायरनमेंट यहाँ पे हम लोगों ने बनाया, ये जो है डिलीट हो जाता है उसके साथ में जितने भी वेरिएबल्स बने हैं वो भी। फिर लाइन 7 आता है, यानी कि मेन का फोर्थ लाइन, द प्रिंट स्टेटमेंट पिक्स वैल्यू ऑफ सम फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड देन प्रोग्राम ओवर, ग्लोबल एनवायरनमेंट इज ऑल्सो रिमूव्ड विद द एंड ऑफ प्रोग्राम। तो लाइन 7 में प्रिंट होता है सम का वैल्यू और उसके बाद में जो है प्रोग्राम एंड हो जाता है और ग्लोबल एनवायरनमेंट भी ख़त्म हो जाता है। As you can see from above that scope of names num1, num2 and sum is global and scope of names x, y and z is local, ठीक है। वही शुरू वाली बात है। Variables defined outside all functions are global variables, यानी कि जितने फंक्शन आप एक प्रोग्राम में बनाओगे उसके बाहर में जो भी वेरिएबल्स हैं वो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कि ये जो है ये फंक्शन है हमारा, इसके बाहर का यानी कि ये और ये तीन जो वेरिएबल्स हैं ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। फिर स्कोप का दूसरा एग्जांपल, ठीक है, ये इसमें 2 फंक्शन बना रहे हैं हम लोग, calc sum और एक एवरेज, और 3 इनपुट ले रहे हैं हम लोग, num1, num2, num3, और उसके बाद प्रिंट करा रहे हैं। फिर लाइन 1 जब चलता है तो देखता है कि ये जो है डेफ स्टेटमेंट है इसलिए 2 और 3 इग्नोर होता है। लाइन 4 में आता है तो वो भी डेफ स्टेटमेंट है इसलिए 5, 6 इग्नोर हो जाता है। फिर लाइन 7 यानी कि मेन का फर्स्ट लाइन, तब एग्जीक्यूशन ऑफ मेन प्रोग्राम बिगिंस, ग्लोबल एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड, num1 एडेड टू इट। तो जो प्रोग्राम का मेन पार्ट आ गया, यानी कि टॉप लेवल जो स्टेटमेंट्स है वो आ गया, टॉप लेवल सेगमेंट आ गया, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है और num1 नाम का हमारा वेरिएबल बन जाता है ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर में जिसका वैल्यू 3 है। फिर लाइन्स 8 और 9 यानी कि मेन का दूसरा और तीसरा लाइन, वहाँ पे 2 वेरिएबल्स आते हैं num2 और num3 ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर जिसकी वैल्यू 7 और 5 रहती है। फिर लाइन 10 पे आते हैं, यानी कि मेन का चौथा लाइन, फंक्शन एवरेज इज इन्वोक्ड सो
a local environment for average is created. Formal arguments x, y and z are created in local environment. तो जैसे ही लाइन 4 एनकाउंटर होती है मेन की लाइन 4, तो एक लोकल एनवायरनमेंट बनता है एवरेज के लिए, और उसके अंदर में जो है फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स बनते हैं x, y और z, जिसकी वैल्यूज है 3, 7 और 5. फिर लाइन 5 यानी कि एवरेज का फर्स्ट लाइन, फंक्शन calcsum इज इन्वोक्ड, सो अ लोकल एनवायरनमेंट फॉर calcsum इज क्रिएटेड एंड नेस्टेड विद इन लोकल एनवायरनमेंट ऑफ एवरेज. इट्स फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स a, b, c आर क्रिएटेड इन इट. तो अब क्या हुआ, अभी तक क्या हमारे पास एक ये लोकल एनवायरनमेंट था एवरेज के लिए. तो जैसे ही calcsum इन्वोक हुआ, ये हमारा पहले ही लाइन में था यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पर फिर एक और एनवायरनमेंट बन गया लोकल calcsum नाम का, जिसमें फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं a, b और c, जिसकी वैल्यूज है 3, 7, 5. फिर लाइन 1 यानी कि calcsum का पहला लाइन, वेरिएबल s इज क्रिएटेड विद इन लोकल एनवायरनमेंट ऑफ calcsum. तो यहाँ पे एक s नाम का वेरिएबल बनता है, लोकल वेरिएबल बनता है लोकल एनवायरनमेंट calcsum के लिए, जिसकी वैल्यू 15 आती है, जो भी ये तीनों को ऐड करके बनती है. फिर लाइन 2 यानी कि calcsum का लाइन 2, वैल्यू ऑफ s इज रिटर्न टू sm ऑफ एवरेज एंड calcsum इज ओवर, हेंस द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ calcsum इज रिमूव्ड. मतलब कि अभी जो है रिटर्न स्टेटमेंट आ गया, इसलिए s का वैल्यू जो है वो sm में चल देता है एवरेज लोकल एनवायरनमेंट में, यानी कि ये वाले एनवायरनमेंट में, ठीक है. यहाँ पे sm की वैल्यू 15 आ गई, और जो लोकल एनवायरनमेंट calcsum के लिए बना था वो डिलीट हो गया. फिर लाइन 6 यानी कि एवरेज का लाइन 2, रिटर्न वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज सम sm बाई 3 यानी कि 15/3, और उसको कैलकुलेट कर लेगा एंड रिटर्न टू कॉलर दैट इज मेन का 4th लाइन, एवरेज इज ओवर, सो इट्स लोकल एनवायरनमेंट इज रिमूव. अब क्या हुआ कि रिटर्न हो गया, ठीक है, यानी कि sm आ गया हमारे पास. अब यहाँ पे sm को 3 से डिवाइड करके वो रिटर्न कर देगा कॉलर फंक्शन यानी कि मेन को, ठीक है. यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, और एवरेज यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, एवरेज फंक्शन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. तो इसलिए जो लोकल एनवायरनमेंट इसने बनाया था वो डिलीट हो गया. लाइन 10 यानी कि मेन का 4th लाइन, द प्रिंट स्टेटमेंट रिसीव्स कंप्यूटेड वैल्यू 5.0 एंड प्रिंट्स इट एंड प्रोग्राम इज ओवर, विद दिस ग्लोबल एनवायरनमेंट ऑफ द प्रोग्राम विल आल्सो बी रिमूव्ड. अब क्या हो रहा है कि प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो कंप्यूटेड वैल्यू 5.0 को प्रिंट करता है और प्रोग्राम को एंड कर देता है, और इसके साथ में ही ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोग्राम का डिलीट हो जाता है. हियर वी वांट टू इंट्रोड्यूस अनदर टर्म, लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल. The lifetime of a variable is the time for which a variable lives in memory. For global variables, lifetime is entire program run, that is, they live in memory as long as the program is running, and for local variables, lifetime is their functions run, that is, as long as their function is being executed. तो यहाँ पे जो lifetime of a variable है वो रिफ़र करता है वेरिएबल जब तक कि प्रेजेंट है और एक्सेसिबल है मेमोरी में, ठीक है. ग्लोबल वेरिएबल्स के लिए लाइफ टाइम पूरे एंटायर प्रोग्राम रन के लिए रहता है, यानी कि जब तक कि प्रोग्राम चलता है तब तक के लिए, और जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनका लाइफ टाइम होता है उनके फंक्शन रन तक के, यानी कि जब तक कि फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होता है तब तक के लिए. अब आता है एक नेम रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ अ नेम, ठीक है. तो यहाँ पे मतलब ये होगा कि पाइथन कैसे देखता है कि ये वाला वेरिएबल है कि नहीं. फॉर एवरी नेम रेफरेंस विद इन अ प्रोग्राम, दैट इज व्हेन यू एक्सेस अ वेरिएबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन प्रोग्राम और फंक्शन, पाइथन फॉलोज नेम रिजोल्यूशन रूल, ऑल्सो नोन एज LEGB रूल, दैट इज for every name difference Python does the following to resolve it. तो
हर एक नेम को रेफरेंस लेने के लिए पाइथन क्या करता है, एक पैटर्न है उसमें चेक करता है। तो सबसे पहले लोकल एनवायरनमेंट को चेक करता है, यानी कि जो लोकली ब्लॉक के अंदर में जो बने रहता है वो, ठीक है। यानी कि जैसे यहाँ पे था, ये वाला लोकल एनवायरनमेंट के अंदर में चेक करेगा, ठीक है। अगर वहाँ पे मिल गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर दूसरे स्टेप में जाएगा एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट, यानी कि अपन देखें तो ये वाला, पहले ये जो लोकल एनवायरनमेंट था इसमें देखेगा, ये नहीं मिलेगा तो फिर इसमें देखेगा, और अगर इसमें भी नहीं मिला तो क्या करेगा, ग्लोबल एनवायरनमेंट में जाएगा, यानी कि ग्लोबली देखेगा, यानी कि यहाँ नहीं मिला तो यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। अब इसके बाद में अगर यहाँ भी नहीं मिला तो बिल्ट इन एनवायरनमेंट, यानी कि पाइथन में जो शुरू में बना है, ठीक है, वहाँ पे देखेगा, और अगर वहाँ पे नहीं मिला तो फिर एक एरर दिखा देगा, नेम और वेरिएबल जो आप डाले हो वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। एक ये क्या होना चाहिए, छोटा सा रेफरेंस बना के दिया है, पहले लोकली देखेगा, फिर उसके बाद एनक्लोजिंग में देखेगा, फिर ग्लोबल नेम स्पेस में देखेगा, फिर बिल्ट इन नेम स्पेस में देखेगा, ठीक है। मतलब इतना खास सा इसको दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस वही लिखा है कि अगर वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ठीक है बता देगा, नहीं होगा तो उसको फिर दूसरे स्टेप में देखेगा, फिर दूसरे स्टेप में देखेगा, और नहीं मिला तो फिर एरर थ्रो कर देगा। फिर let us consider some examples to understand this variable in global scope but not in global scope। तो यहाँ पे अगर ऐसा होगा कि ग्लोबली हमारे पास कोई वैल्यू है वो, पर वो लोकली नहीं हो, तो यहाँ पे क्या है, जैसे x+y ये लोकली है हमारे पास, num1 ये हमारे पास फंक्शन में नहीं है पर ये ग्लोबली है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, पाइथन विल फर्स्ट चेक द लोकल एनवायरनमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर num1 इज़ नॉट फाउंड देयर, यानी कि num1 यहाँ पे है ही नहीं। पाइथन नाउ चेक्स फॉर num1 द पेरेंट एनवायरनमेंट ऑफ कैल्शियम विच इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है। देयर इज़ नथिंग एनी इंटरमीडिएट एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट, इसके बीच में कोई और एनवायरनमेंट है ही नहीं हमारे पास। पाइथन फाइंड्स num1 हियर, सो इट टेक्स इट्स वैल्यूज एंड प्रिंट्स वेरिएबल नीदर इन लोकल स्कोप नॉर इन ग्लोबल स्कोप, लोकली हमारे पास नहीं है, ग्लोबली हमारे पास नहीं है, तो क्या करेगा, व्हाट इफ द फंक्शन इज यूजिंग अ वेरिएबल विच इज नीदर इन लोकल नॉर इन द पेरेंट, सिंपल पाइथन रिटर्न एन एरर, पाइथन विल रिपोर्ट एरर फॉर वेरिएबल नेम इन द फॉलोइंग कोड एज इट इज नॉट डिफाइंड हियर एनीवेयर, यानी यहाँ पे हम लोग नेम नाम का वेरिएबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं, पर नेम नाम का वेरिएबल हमारे लोकल स्कोप में भी नहीं है, ना ग्लोबल स्कोप में भी नहीं है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी नहीं है, तो यहाँ पे हमको एरर देगा एक कि नेम इज़ नॉट डिफाइंड। सेम वेरिएबल नेम इन लोकल स्कोप एज वेल एज इन ग्लोबल स्कोप, if inside a function you assign a value to a name which is already there in a higher level scope, Python won't use the higher scope variable because it is an assignment statement, and assignment statement creates a variable by default in current environment। अगर ऐसा हो कि आप जो है ग्लोबली एक वेरिएबल बना रहे हो, ठीक है, सेम नेम का वेरिएबल आप बना रहे हो लोकली, तो पाइथन ये नहीं करेगा कि वो जो बाहर वाला है उसमें जाके देखे, वो करेगा कि जो लोकली हमारे पास वेरिएबल का वैल्यू है उसको लेगा, क्योंकि जो लोकली हम लोग जब बताएंगे किसी वेरिएबल को बनाएंगे तो वहाँ पे जो वैल्यू है वो करंट एनवायरनमेंट में देखेगा ना, ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे ना LEGB, तो LEGB में क्या होता था कि पहले लोकली देखता था, उसके बाद में पेरेंट एनवायरनमेंट में देखता था। फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग कोड, ठीक है। यहाँ पे देख टाइगर्स इक्वल्स टू 15, यहाँ पे टाइगर्स इक्वल्स टू 95 भी है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में 95 है टाइगर्स का वैल्यू, लोकल एनवायरनमेंट में टाइगर्स का वैल्यू 15। तो जब हम लोग इसको फंक्शन के अंदर में प्रिंट करते हैं तो ये 15 देगा, ठीक है। और जब इसको हम लोग फंक्शन के बाहर देंगे, यानी कि ग्लोबली हम लोग चाहेंगे प्रिंट कराना, तब ये 95 देगा, ठीक है। ये वाला इसका है और ये वाला इसका है और ये वाला इसका है,
That means a local variable created with some same name as that of global variable. It hides the global variable. As in above put, the local variable tigers hides the global variable tigers in function state 1. तो क्या मतलब है कि लोकल वेरिएबल जो बना हुआ है सेम नेम के ग्लोबल वेरिएबल का, तो वो ग्लोबल वेरिएबल को हाइड कर देता है। और जो लोकल वेरिएबल, जैसे यहाँ पे हम लोग देखें कि ये जो लोकल वेरिएबल टाइगर था ये इसको हाइड कर दिया इस एनवायरनमेंट के अंदर में। What if you want to use the global variable inside a local scope? क्या अगर आप चाहो कि ग्लोबल वेरिएबल हम लोग लोकल स्कोप के अंदर यूज़ करें? If you want to use the value of already created global variable inside a local function without modifying it, then simply use it. अगर आप चाहते हो कि बिना बनाए ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करें तो वो तो आप कर सकते हो, पर आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते इस टाइम पे। Python will use LEGB rule and reach to this variable. LEGB rule देखेगा और उससे हम लोग को वेरिएबल की वैल्यू दे देगा। But if you want to assign some value to the global variable without creating any local variable, then what to do? आप नहीं चाहते हो कि एक और लोकल वेरिएबल बने पर हमारा ग्लोबल वेरिएबल चेंज हो जाए। This is because if you assign any value to a name, Python will create a local variable by the same name. अगर आप यहाँ पे असाइनमेंट करोगे तो भैया एक नया वेरिएबल बना देगा। For this kind of problem, Python makes available global statement. एक ग्लोबल स्टेटमेंट नाम की चीज़ होती है हमारे पास जिससे हम लोग ये काम कर सकते हैं। टू टेल अ फंक्शन दैट फॉर अ पर्टिकुलर नेम डू नॉट क्रिएट अ लोकल वेरिएबल बट यूज ग्लोबल वेरिएबल इंस्टेड, यू नीड टू राइट ग्लोबल देन वेरिएबल नेम। आप अभी चाह रहे हो कि भैया तुम जो है ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करोगे, लोकल वेरिएबल नहीं बनाओगे, तो उसके लिए हम लोगों को ग्लोबल स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। For example, in above code, if you want function state1 to work with global variable tigers, you need to add global statement for tigers variable to it as shown below. तो यहाँ पे ग्लोबल टाइगर्स लिखेगा तो यहाँ पे जो टाइगर्स की वैल्यू है ग्लोबली चेंज हो जाएगी, यानी कि 95 से हट के 15 आ जाएगी। तो जब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे तो पहले तो 95 आएगी क्योंकि यहाँ पे है, ठीक है। फिर जब state1 फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ तब यहाँ पे 15 चेंज हो जाएगा टाइगर्स की वैल्यू, और फिर यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पे भी 15 आएगा। यहाँ पे तो मतलब वैसे तो चेंज हो ही गया है, पर अगर ऐसे देखें तो ये एनवायरनमेंट के अंदर ही देख रहा होगा, है ना। Once a variable is declared global in a function, you cannot undo the statement. यानी कि एक बार आप उसको ग्लोबल बना दिए तो आप उसको undo नहीं कर सकते। हाँ भाई, वहाँ से आप ऐसे इरेज कर सकते हो पर आप प्रोग्राम रन के टाइम पे नहीं कर सकते। That is, after a global statement, the function will always refer to the global variable and local variable cannot be created of the same name. यानी कि अभी ग्लोबल वेरिएबल पे ही रिफ़र करेगा वो, और लोकल वेरिएबल आप नहीं बना सकते उसी सेम नेम से। बट फॉर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस द यूज़ ऑफ ग्लोबल स्टेटमेंट इज ऑलवेज डिस्करेज्ड, एज विद दिस प्रोग्रामर्स टेंड टू लूज द कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स एंड देयर स्कोप्स। अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस ये है कि आप ग्लोबल स्टेटमेंट उतना ज़्यादा यूज़ मत करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको वेरिएबल्स और उसके स्कोप पे जो है ना कंट्रोल लूज़ कर देता है। तो आप दूसरा वेरिएबल बना लो, वहाँ पे आप चेंज कर लो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ ग्लोबली चेंज हो तब ये काम कर लो, ठीक है। ये वीडियो वैसे ही लंबी हो गई है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पास्ट डेटा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये भी लंबी वीडियो होगी क्योंकि बहुत कुछ है यार इसमें भी। मतलब जैसे ऊपर में हम लोग 2-4 पेज देखें ना, वैसे ही इसमें भी है, जैसे ही ये इतना लंबा चौड़ा। ठीक है, तो चलते हैं, बाय।